हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए यानी क्लास 10th फाइनल एग्ज़ाम 2025 के लिए हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताएंगे इस क्लास में। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि 50 नंबर का सब्जेक्टिव का भी एग्जाम होता है और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव का। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ना जरूरी है। तो इस क्लास में हम लोग हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 10 क्वेश्चन पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न से, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे इस क्लास में। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और हम आपको बता देंगे कि इसका PDF आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हो, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025। विषय कोड फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी हिंदी का 101 ही रहेगा और आप लोग का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर ये पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, पूछा गया है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। इस क्लास में हम लोग 21 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और ये 21 प्रश्न को आपको याद कर लेना है, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% फाइनल बोर्ड परीक्षा में। और सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन ये पूछा गया है फाइनल बोर्ड परीक्षा में, इसलिए ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। 21 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है हम बता देंगे इस क्लास में। तो मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो इसका आंसर लिखना है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं हो सकते हैं, भारत के गाँव में हो सकते हैं, क्योंकि इसकी सर्वाधिक आबादी गाँव में बसती है। वहीं हार्दिक संपन्ना और आर्थिक विपन्ना, धर्म और इतिहास के अवशेष वहीं सुरक्षित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक लिखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद हो जाएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हम क्या सीखे, जो चैप्टर है उसके पाठ के आधार पर बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर लिखना है कि धर्म की दृष्टि से भारत अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि धर्म के उद्भव और उसके नष्ट होने वाले रूप का यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यह वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की जन्मभूमि है। तो इस्लाम और ईसाई धर्म की शरण स्थली भी है। यहाँ विभिन्न धर्म लंबी सदियों से हिलमिल कर रहते हैं, मतांतर यहाँ प्रकट और विकसित होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अंबेडकर किस विडमाना की बात करते हैं और विडमाना का स्वरूप क्या है। ये फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अंबेडकर किस विडमाना की बात करते हैं और विडमाना का स्वरूप क्या है। तो इसका आंसर लिखना है कि अंबेडकर जाति प्रथा को विडमाना मानते हैं। यह मजाक का विषय इसलिए है कि शिक्षा और सभ्यता के विकास के बावजूद भी इस प्रथा के पोषक बड़ी संख्या में है। इसका स्वरूप जाति विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। 20 के दांत कहानी से ये प्रश्न लिया गया है। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा जी। तो इसका आंसर लिखना है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना था। लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। तो इसका आंसर लिखना है कि मनुष्य नहीं चाहता है कि बब्बर की कोई निशानी रहे, इसलिए बार बार नाखूनों को काटता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि परंपरा ज्ञान किसके लिए आवश्यक है और क्यों। तो इसका आंसर लिखना है कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं और जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जरूरी है। ऐसा इसलिए कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिवादी दृष्टिकोण विकसित होता है और परिवर्तनमूलक साहित्य की जन्म होता है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 7 हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताने से पहले चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट पेज आएगा। फर्स्ट वेबसाइट देख सकते हो यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा गया है RK एक्सपर्ट क्लासेस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इस पेज को एक बार ज़रूर आप लोग रिफ़्रेश कर दीजिएगा ताकि क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। जब भी आइएगा तो एक बार इस तरह से आपको रिफ़्रेश कर देना है और रिफ़्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर क्लास 10th के सेक्शन में आना है। देख सकते हो क्लास 10th का सेक्शन है। तो यहाँ पर देखिए अभी अपडेट किया है क्लास 10th हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2025 सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ये सभी पढ़ लीजिएगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर भी अपडेट किया गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम बताए हैं तो यहाँ पर 1 से लेकर सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट किया गया है। देख सकते हो ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। अगर इसको PDF में डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख सकते हो 21 तक ये क्वेश्चन अपडेट किया गया है। 21 तक इसको आप लोग को ज़रूर याद कर लेना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में। वही क्वेश्चन यहाँ पर सेट किया गया है जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है और 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो 21 क्वेश्चन यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है, तो आपको याद कर लेना है। कुछ क्वेश्चन लगभग 10 या 15 क्वेश्चन और भी यहाँ पर अपडेट होगा, यहाँ से आकर आप लोग देख सकते हो। तो इसका PDF में डाउनलोड करने के लिए नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप चैनल ओपन होगा, उसको यहाँ पर फॉलो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर YouTube चैनल का लिंक दिया गया है और सब्जेक्टिव PDF में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड है, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं डाउनलोड करके। तो डाउनलोड पर क्लिक करना है, इसके सामने सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देख सकते हो ये बोला गया है यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होकर यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा और इसको PDF में इस तरह से आपको देख लेना है। देख सकते हो ये PDF में भी यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा। साइंस, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ से आकर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि डुमराव की महत्ता किस कारण से है। तो इसका आंसर लिखना है कि डुमराव की महत्ता 2 कारणों से है। पहली तो यह है कि इसके आसपास की नदियों की कछारों में रीड नरकट नामक एक प्रकार की घास पाई जाती है जिसका प्रयोग शहनाई बजाने में किया जाता है। दूसरा कारण यह है कि शहनाई के शहंशाह बिस्मिल्लाह खां का यह पैतृक निवास है और इसके परदादा उस्ताद सलाम हुसैन यहीं के थे और उनके ख़ानदान के लोग शहनाई बजाते थे। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है 7 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि घानानंद के अनुसार परहित के लिए देह धारण कौन करता है। तो इसका आंसर लिखना है परहित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए बादल देह धारण करता है। बादल जल का भंडार होता है और वह बनता ही है बरसने के लिए, बरसने के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बादल सूखी धरती पर बरसकर उसे हरा भरा बना देता है। गर्मी से तप्त धरती को सुकून देने के लिए बादल अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। तो इसका आंसर लिखना है
प्रवासी वह होता है जो प्रदेश में जाकर बसता है, वहाँ उसे बहुत से अधिकार नहीं होते हैं जो वहाँ के मूल निवासियों के होते हैं। वहाँ उसे मूल निवासियों की भांति आमतौर से मान सम्मान भी प्राप्त नहीं होता है। प्रतंत्र काल में यहाँ के लोग के अधिकार भी छीन गए। विदेशी शासकों के आगे मान सम्मान भी जाता रहा और परदेशी अधिक प्रभावशाली बन गए। इस प्रकार भारत माता अपने देश में ही प्रवासिनी हो गई। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर लिखना है। कहते हैं राहु जैसे दुष्ट ग्रह की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो ग्रहण होता है, अर्थात चंद्रमा की प्रसन्नता, हंसी खुशी, क्रांति कम हो जाती है। चूँकि भारत माता पराधीन है, विदेशियों की काली छाया इस पर पड़ रही और यहाँ पर अतः इसकी हंसी पर भी ग्रहण लगा है, इसी कारण इसका ह्रास भी राहु ग्रसित दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिखना है। पूछा गया है कि कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? तो इसका आंसर लिखना है। कवि प्रेमघन जब भारत भूमि पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि चारों ओर लोग अंग्रेजी वेशभूषा में हैं, रहन सहन, रीति रिवाज भी लोगों का विदेशी जैसा हो गया है, घर द्वार भी लोग विदेशी शैली के बनाने लगे हैं। लोगों को हिंदी बोलने में शर्म और अंग्रेजी में संभाषण करने पर गर्व का बोध होता है। लोग हिंदुस्तानी नाम से घृणा करते हैं। इस प्रकार कवि को भारत में कहीं पर भी भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करता है और क्यों? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर लिखना है। कवि दिनकर के अनुसार जनतंत्र में प्रजा ही जनता ही सब कुछ होती है। वह राजा होती हैं, उसके नाम पर उसके हित के लिए उसके द्वार अधिकार प्रदत्त लोग शासन करते हैं। इस प्रकार प्रजा ही राजा है, जनतंत्र का देवता। और चूंकि प्रजा किसान और मजदूर, अतः कवि कहता है कि जनतंत्र के देवता राज प्रसादों मंदिरों में नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे खेतों में खलिहानों में सड़कों पर। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? तो इसका आंसर लिखना है। हिरोशिमा में मानव निर्मित अणुबम के चलते भीषण नरसंहार हुआ। बहुत से लोग तो वाष्प बन के रह गए, उनका आता पता ही नहीं चला। हाँ, जो लोग नहीं रहे पाप में स्वाहा हो गए, उनमें से कुछ छाएं झुलसे पत्थरों, दीवारों और सड़कों पर उनकी साखी के रूप में, या कहिए कि संहारक प्रवृत्ति की साखी के रूप में मौजूद हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? या सृष्टि विकास की कथा क्या है, अथवा कावित्री के अनुसार बेटे के आंसू कब आता है और क्यों? दो क्वेश्चन हैं, दोनों का आंसर एक ही है। तो इसका आंसर देख लीजिए, आप लोग को लिख कर जरूर याद कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, हमारी नींद कविता में कवि किनका और क्यों जिक्र करता है? तो इसका आंसर लिखना है। कवि ने अपनी काव्य रचना हमारी नींद में अनेक अत्याचारियों का उल्लेख किया है। इसकी सृष्टि में वे भी अत्याचारी हैं जो जीवन की वो ही अनेक समस्याओं को जन्म देते हैं। इनके बाद कवि उन लोगों को अत्याचारी कहता है जो तरह तरह के उन्माद में दंगे करते कराते हैं, और इतना ही नहीं, अपने विरोधी के घर द्वार को आग के हवाले करते हैं। फिर कवि कहता है कि सत्ता या साम्राज्य विस्तार के लिए नाना प्रकार के बमों का इस्तेमाल कर लोगों का सर्वनाश करने वाले ही अत्याचारी हैं। उनके अलावा कवि उन लोगों को भी अत्याचारियों में शुमार करता है जो अंधविश्वासों को जन्म देते हैं और गरीबों की धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 16 है। हिंदी के वर्णिका भाग 2 का क्वेश्चन पूछा गया है, रगम्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर लिखना है। रगम्पा मगम्मा के गांव का जुआरी किस्म का व्यक्ति था, मगम्मा से रुपये पैसे चाहता था। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा गया है, पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? तो इसका आंसर लिखना है। पपाती तमिलनाडु के एक गांव की महिला वल्ली ममाल की बेटी थी। उसे बुखार आ गया। जब वल्ली ममाल उसे लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखाने गई तो वहां के डॉक्टर ने अगले दिन सुबह ही जाकर नगर के बड़े अस्पताल में दिखाने को कहा। बस पपाती को लेकर सुबह की बस से नगर के बड़े अस्पताल में
दिखाने पहुंच गए। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? तो इसका आंसर लिखना है, मजबूत कद काठी का चौकीदार, हर वक्त दरवाजे पर पगड़ी बांधे, फटा पुराना जूता, अपनी पुरानी खाकी वर्दी पहने और अपने कंधे पर राइफल लिए चौकस खड़ा रहता और हर आने वाले से उनकी पहचान पूछता है। तो 18 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ये क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, मगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की, अथवा बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको याद कर लेना है। ये भी क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है, रगम्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था? और ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन देखे हैं अभी कि रगम्पा कौन था, तो वह लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया था और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका आंसर देख सकते हो यहाँ पर बड़ा है, यहाँ तक देख सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 भी वही क्वेश्चन है, देख सकते हो यहाँ तक। तो हम बताए थे कि 21 प्रश्न हम बताएंगे, तो 20 प्रश्न हम बता दिए। और चलिए आपको बता देते हैं कि आप लोग कैसे इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस और फर्स्ट वेबसाइट आएगा, वहाँ पर आप लोग क्लिक करके सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर लीजिए। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।